classification of material. Classification of material on the basis of elastic behavior. इलास्टिक बिहेवियर के बेस पर हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला मटेरियल कौन सा जो बढ़िया इलास्टिक है? कौन सा? इलास्टिक मटेरियल। सीधी सी बात है कि इलास्टिक मटेरियल कौन सा होगा? जिसके लिए इलास्टिक रेंज क्या होगी? बड़ी होगी। जिसके लिए इलास्टिक रेंज बड़ी हो और इलास्टिक रेंज, इलास्टिक लिमिट, ए के बाद जो कुछ भी ये कहानी सी है ये सब छोटा होना चाहिए। इलास्टिक रेंज बहुत बड़ी और इलास्टिक रेंज के बाद में प्लास्टिक और ये सब, ये क्या छोटा सा बिल्कुल। तो उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा आपका? उसके लिए ग्राफ आपका बनेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, एक लॉन्ग इलास्टिक रेंज, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद तुरंत ही क्या? ब्रेकिंग पॉइंट। प्लास्टिक रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं, इलास्टिक रेंज काफी लार्ज, स्ट्रेट लाइन वाली काफी लार्ज, और फिर उसके बाद की जो प्लास्टिक रेंज है ब्रेकिंग पॉइंट तक की वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है ये। तो इसके लिए इलास्टिक क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे लार्ज इलास्टिक रेंज एंड स्मॉल, बल्कि स्मॉल भी नहीं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन इलास्टिक रेंज। कहां? बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड इलास्टिक, नॉन इलास्टिक रेंज बहुत कम, नहीं के बराबर। इसका एग्जाम्पल क्या है? आइवरी, क्वार्ट्ज एंड स्टील। और भी कुछ चीजें होती हैं लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाले हैं। तो पहला मटेरियल कौन सा हुआ? पहला मटेरियल हुआ इलास्टिक। सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा हुआ? जो इन इलास्टिक होगा। इन इलास्टिक, और इसे क्या बोलेंगे आप? प्लास्टिक बोलेंगे। सिंपल सी बात यह है कि जो खिंच जाए और वापस ना आए वो प्लास्टिक है, इन इलास्टिक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि स्ट्रेट लाइन तो छोटी सी होगी बिल्कुल, यानी इलास्टिक रेंज तो बहुत छोटी सी है, और ब्रेकिंग पॉइंट तक इसकी प्लास्टिक रेंज काफी बड़ी है। ब्रेकिंग पॉइंट तक इसकी इन इलास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज काफी लंबी है। ठीक है, तो क्या हुआ इसके लिए? वेरी स्मॉल इलास्टिक रेंज। ठीक है, वेरी लार्ज प्लास्टिक रेंज, किसके बियॉन्ड? बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। मैं वो वर्ड यहां लिख ले रहा हूं। और एग्जाम्पल इसका क्या है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका पॉलीथीन। कौन सी है पॉलीथीन? देखो ये चीज, ये पॉलीथीन है। इसको अगर आप तरीके से खींचने की कोशिश करो तो एक बार इसे खींचने के बाद ना, ये देखो ध्यान से देखो, एक्सपेंड होती जा रही है, और आपको शायद कैमरा फील नहीं हो रहा, और ये वहीं की वहीं रह गई, वहीं की वहीं एक्सपेंशन होकर के रह गया। जितना इसको एक्सपेंड आप
काफी काफी लंबा इसमें एक्सपेंशन कर सकते हो, पतली होती चली जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, और फिर वापस छोड़ने पर भी हमेशा के लिए उतनी की उतनी बनी रहेगी। तो पॉलीथीन या पॉलीथीन पॉलीथीन क्लास के जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सब कौन से हैं, वो इलास्टिक या प्लास्टिक होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्लास्टिक। नेक्स्ट मटेरियल, जो कल हम रॉट आयरन की बात कर रहे थे, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो इलास्टिक तो होता ही नहीं, मतलब वो खींचेगा तो ही नहीं बिल्कुल भी, और एक चोट पड़ती, एक बढ़िया सी उसके ऊपर चोट पड़ जाए तरीके से सही से, तो खील खील हो जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसकी इस इलास्टिक रेंज भी बहुत छोटी है, और इलास्टिक रेंज के फौरन बाद ही क्या मिल गया आपको, ब्रेकिंग पॉइंट। इलास्टिक रेंज इतनी थी और उसके बाद ही क्या मिल गया, तुरंत पॉइंट ई आपका आ गया। इलास्टिक तो इसमें अब भी मैंने ज्यादा बना दिया, इलास्टिक नेचर तो इनमें होता ही नहीं। जो ब्रिटिल मटेरियल, ईंट पत्थर, ये सब ब्रिटिल मटेरियल है ये। नेक्स्ट मटेरियल है और इसका ब्रिटिल मटेरियल का, ब्रिटिल मटेरियल के लिए आप कहेंगे वेरी शॉर्ट क्या, इलास्टिक रेंज, एंड वेरी शॉर्ट प्लास्टिक रेंज। दोनों ही बहुत छोटी हैं यहां, ए के तुरंत बाद ई पॉइंट आ गया। करेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, बोलिए। रॉट आयरन, रॉट आयरन या पत्थर सत्थर सारे ईंट पत्थर सब यही है, ब्रिटिल है सारे। नमक, नमक आपका ब्रिटिल होता है, नमक, मोटा नमक सबने देखा होगा, आप उसके ऊपर चोट मारो बिखर जाएगा, खील खील हो जाएगा। ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर चोट मारोगे क्या खील खील नहीं होने की, पहले तो फैलेगी थोड़ी बहुत। हालांकि प्लास्टिक भी 10 या 20 तरह की, 1000 तरह की प्लास्टिक होती है, उनमें से कुछ प्लास्टिक बिल्कुल ब्रिटिल भी होती है। हाँ, एक एक प्लास्टिक एक मैनमेड मटेरियल है, अक्सर आपने देखा होगा ब्रिटिल होता है वो, और कौन सा वाला होता है ब्रिटिल, मैं दिखा तो सकता नहीं कैमरे में, उस सामने जो वो ब्राउन कलर का आपको प्लग दिखाई दे रहा है, प्लग दिया, हाथ में से छूटते ही बिखर जाता है, खील खील हो जाता है, प्लग जो लगा हुआ है ना। तो ये मैनमेड मटेरियल है, तो ये भी प्लास्टिक ही एक तरह की, लेकिन ये बिल्कुल ब्रिटिल है एकदम। जबकि ये वाली जो प्लास्टिक है ये कैसी है, ये काफी बढ़िया प्लास्टिक नेचर है इसके अंदर, इलास्टिक नेचर नहीं, प्लास्टिक नेचर का ही बढ़िया, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना प्लास्टिक नेचर है ना इलास्टिक नेचर है इसका। डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स पर। ठीक है, ब्रिटिल के बाद आपका आ जाता है, ब्रिटिल के बाद आता है इलास्टोमियर्स। इलास्टो, ये फोर्थ टाइप ऑफ मटेरियल होगा। इलास्टोमियर्स, इलास्टोमियर्स, ये इलास्टोमियर्स बड़े अलग तरह के मटेरियल हैं। ये इलास्टिक है, बढ़िया इलास्टिक है, बढ़िया वाले इलास्टिक है ये, लेकिन इनका जो इलास्टिक कर्व, इलास्टिक ग्राफ है, स्केच है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। मतलब यहां ये ए पॉइंट, ओ से लेकर ए पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा, बस सीधी बात यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्टील की तरह से। लेकिन अगर आपने ए पॉइंट पर आकर के अनलोड करना शुरू कर दिया तो पूरी तरह से क्या होगा, वापस रीगेन कर लेगा ओरिजिनल लेंथ को। जबकि हमने ये कहा था क्या कि स्टील वाले में स्ट्रेट लाइन तक अगर आप अनलोड करते हैं तो वापस जीरो हो जाएगा एक्सटेंशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन के बाद अगर कर्व लाइन से अगर आप करना शुरू करते हैं अनलोड, तो हमेशा के लिए थोड़ा सा बढ़ा रह जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां
इलास्टिक रेंज है, ये पूरी की पूरी आपकी इलास्टिक रेंज ही है, ये पूरी की पूरी इलास्टिक रेंज ही है यहां से यहां तक। लेकिन इलास्टिक रेंज के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलो नहीं हो रहा है, इलास्टिक लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यंग्स का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फिनोमिनन है वो नहीं हो रहा। और इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो भी बहुत मतलब बहुत पास नहीं होता, काफी दूर होता है, किससे? इलास्टिक रेंज से काफी दूर। इसमें भी कुछ है मैन मेड मटेरियल जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, स्पेशली जहां मशीन्स के ऐसे मूविंग पार्ट जिन्हें बार बार कांटेक्ट और एक्सपेंड, कांटेक्ट एक्सपेंड, कांटेक्ट एक्सपेंड होना है बार बार, वो पार्ट्स बनाए जाते हैं इन मटेरियल्स के, इलास्टोमियर्स के। लेकिन इलास्टोमियर्स का सबसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो एक चीज आपने कभी लाइफ में देखी होगी, बच्चों ने, आपने लड़कों ने जरूर ये देखा होगा कि शहतूत है, शहतूत की डंडी को आप यूं मोड़ो, यूं मोड़ो, सीधी हो जाती है वापस अपनी बार। 10 20 50 बार उसे मोड़ लो, वो वापस अपनी जगह। मतलब आप क्या कहते हैं, लचीलापन है, शहतूत की डंडी बड़ी लचीली होती है, बड़ी तकड़ी बढ़िया वाली पिटाई होती है उससे। बाकी आप नीम की टहनी ले लो या एक आम की टहनी ले लो या यूकेलिप्टस की टहनी ले लो, जरा सा मोड़ोगे आप पड़ाक से हो जाएगी वो। तो ये जो इलास्टोमियर्स है एक्चुअली ये लचीले मटेरियल है, लचीले मटेरियल है, जिनको बार बार आप सैकड़ों बार भी डिफॉर्म करेंगे तो भी उनमें इलास्टिक फैटिग नहीं आएगा। और हम सबको क्या चाहिए अपनी लाइफ में? यही तो चाहिए भाई, ये हमारी उंगलियां हैं, ये हार्ट है, एक बार में 70 80 बार वो कांटेक्ट होना वापस आना, कांटेक्ट होना वापस आना है ना। अगर वो परमानेंटली कांटेक्ट होकर रह जाए या परमानेंटली एक्सपेंड होकर चले जाए तो क्या होगा? अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन क्या है, लाखों करोड़ों बार, हमारी करोड़ों क्या शायद अरबों में पहुंच जाएगी गिनती, पूरी लाइफ में वो इतनी बार कांटेक्ट होता, रिलैक्स होता, कांटेक्ट होता, रिलैक्स होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। ये लचीले मटेरियल है, ये लचीले मटेरियल है। हमारी बॉडी, ज्यादातर बॉडी के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो सब बिल्कुल बढ़िया लचीले मटेरियल से बने हुए, इलास्टोबियस मटेरियल से बने हुए हैं। स्पेशली आर्टरीज जो है, आर्टरीज हैं और वीन्स हैं, वो भी बहुत बढ़िया लचीले मटेरियल से बनी हुई होती है। तो इसमें नेचुरली अकरिंग मटेरियल तो है कौन सी? आपके आर्टरी, आर्टरीज। और नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर जो है हमारी लाइफ में बहुत कम जगह यूज होती है, नेचुरल रबर। ये तो जो हम ये रबर इरेजर वगैरह यूज करते हैं ये तो आर्टिफिशियल है, सारी ज्यादातर इसमें आर्टिफिशियल है। डक्टाइल्स एंड मैलिएबल्स, ये डक्टाइल मटेरियल एंड मैलिएबल मटेरियल्स, इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है। डक्टाइल्स वो जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनका आप खींच करके लंबा तार बना सकते हैं, बहुत लंबा तार खींचने पर भी टूटे ना। और मैलेबल वो जिसको आप बहुत पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी लगभग प्लास्टिक जैसे ही है, प्लास्टिक नेचर इनका बहुत ज्यादा है। जो हमने पीछे अभी ये कहा था प्लास्टिक, ये वाला, इसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत इलास्टिक रेंज थी और प्लास्टिक रेंज कम थी इसकी। लेकिन ये जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं और मेलेबल मटेरियल्स हैं, डक्टाइल्स एंड मेलिएबल्स हैं, इनमें तो इलास्टिक होता ही नहीं, होता ही नहीं इनमें। तो आप चांदी की कोई चीज है उसके ऊपर आप कोई एक हथौड़ा मार दो, वो हमेशा के लिए परमानेंटली वैसी रह जाएगी जैसे आपके चोट लगी। आप अंगूठी पहने रखते हैं, अंगूठी में आपने देखा होगा अक्सर जो है कहीं जरा सा हाथ लग गया, अंगूठी यहाँ पहन रखी थी और पता लगा वो मुड़ गई, वो हल्की फुल्की सी भी चोट वापस रिटेन नहीं करेगी।
जहां जिस शेप में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर उसे डिफॉर्म करा वही रिटेन रह गई वो। तो ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जो प्लास्टिक है, आप समझिए बात, क्योंकि प्लास्टिक में तो कुछ हद तक ये है प्रॉपर्टी कि वापस अपनी जगह आ जाएगा, कुछ हद तक है प्रॉपर्टी है कि थोड़ा सा खींचेंगे वापस अपनी जगह आ गया, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा मैंने इसे खींच दिया तो वापस नहीं आएगा, जल्दी से टूटेगा भी नहीं। लेकिन जो डक्टाइल और मेलिएबल मटेरियल है इनमें तो वो इलास्टिसिटी वाला करेक्टर है ही नहीं, इनको तो जरा सा छेड़ दो ये वहीं जमे रह जाएंगे उस बिल्कुल। तो ये कौन से मटेरियल कहलाएंगे? डक्टाइल्स एंड मेलिएबल। इनकी जो प्लास्टिक इलास्टिक रेंज है वो तो है ही नहीं, और प्लास्टिक रेंज बहुत बढ़िया प्लास्टिक रेंज है। थोड़ा सा आप ये देखिए, हल्का सा स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे हल्का सा तो बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस ग्राफ पर बहुत कम ऊपर जाएगा और स्ट्रेन ग्राफ पर ये बहुत आगे तक चला जाएगा। ये डक्टाइल मटेरियल हो गए। आपको पता ही है कि बेस्ट डक्टाइल कौन है? बेस्ट डक्टाइल है गोल्ड या सिल्वर? सिल्वर है। जो डक्टाइल है बेस्ट डक्टाइल वो सिल्वर है, और बेस्ट मेलिएबल जो है, बेस्ट मेलिएबल वो गोल्ड है। हालांकि थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इनमें। सिल्वर को भी आप पीट करके उसकी पतली सी थिन शीट्स बना सकते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मिठाइयों के ऊपर लगा होता है सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल लगा हुआ होता है। तो सिल्वर फॉइल इसीलिए तो बनाते हैं क्योंकि सिल्वर, जो सिल्वर है उसको, सिल्वर फॉइल बनाने का तरीका यही होता है, छोटा सा सिल्वर का इतना सा पीस लिया, उसे कुछ मटेरियल्स के बीच में रखते हैं, ऊपर से हथौड़े बरसाने शुरू कर देते हैं, वो फैलता रहता और बिल्कुल एकदम हवा बराबर की पतली शीट बन जाती, बिना टूटे, बिना फटे, बिना टूटे। तो सिल्वर की बजाय अगर आप गोल्ड चाहो तो गोल्ड का फॉइल बना लो, मगर भाई फिर तो 50,000 रुपए किलो बैठेगी बर्फी। 50,000 नहीं तो 30,000 रुपए किलो तो बैठेगी बर्फी, उसे कौन खरीदेगा? तो गोल्ड फॉइल तो यूज करना नहीं है, सिल्वर फॉइल फिर भी काम चला लेते हैं। और आजकल सिल्वर फॉइल यूज नहीं हो रही, आप जितनी मिठाइयाँ खा रहे हो उसमें मोस्ट ऑफ द केस 99.9% एल्युमिनियम फॉइल यूज हो रहा है, और प्लीज उसे अवॉइड कीजिए। एल्युमिनियम इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बल्कि कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। और बहुत आसान तरीका उसके पता लगाने का कि वो सिल्वर फॉइल है या एल्युमिनियम फॉइल है, असली है या नकली है। मुझे भी मेरे टीचर ने, फिजिक्स टीचर ने बताया था जब मैं 10th क्लास में था, बहुत बढ़िया टीचर थे। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपका सिल्वर फॉइल, वरक जिसे बोलते हैं, अगर असली है या नहीं, तो वरक अपनी उंगली पे ले लो। कितना ले लो? अपनी उंगली पर इतना सा पीस वरक का ले लो, छोटा सा। मतलब आप मिठाई के ऊपर आपने उंगली रखी, वो आपकी उंगली पे चिपक जाएगा। छोटा सा पीस आप ले लीजिए इतना सा, और फिर इसे ऐसे रब कीजिए। अगर फ्यू सेकंड्स के बाद ये गायब हो जाए, पता ही नहीं चले कहाँ गया, भाई कहाँ गया, तो गायब हो गया, तो वो असली है। और अगर उसकी गोली बन जाती है, हल्की सी भी गोली सी बन जाती है आपकी उंगलियों के बीच में, तो वो एल्युमिनियम है, उसे प्लीज खुरच दीजिए पहले, उसके बाद आप बर्फी खाइएगा। गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत कम, उसमें सिल्वर नहीं के बराबर लगा हुआ है, इतना पतला है कि उसमें सिल्वर है ही नहीं कुछ भी लगा हुआ, माइक्रोग्राम्स में लगा हुआ है। तो वो आपकी उंगलियों के बीच की जो क्रिवाइसिस है, जो इनके अंदर खत्म हो गए, आप डिसेप्टर हो जाएगा बिल्कुल ये। और करके देखना आप, ये आपको पता लग जाएगा। अगर कहीं एक रिलायबल शॉप से आप ला रहे हैं तो वहां का वो फाइल सही होगा, ओरिजिनल होगा, और अगर एक वहीं से ले लिया नुक्कड़ वाले भैया जी से, तो प्रोबेबली वो गलत ही होगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे मटेरियल्स हो गए। डक्टाइल मटेरियल्स के लिए बहुत लंबी प्लास्टिक रेंज है और इलास्टिक रेंज इनकी नहीं के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक की बात सारी?